यह है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से DCF यानी डेटा कैप्चर फॉर्मेट को हम डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इस DCF फॉर्मेट में किस कॉलम में हमें क्या क्या जानकारी भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यह है UDICE पोर्टल। इस पोर्टल पर ही हमें डेटा एंट्री करना है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था किस तरह से इस पोर्टल पर हम लॉगिन करेंगे, किस तरह से हमें यूज़र नेम पासवर्ड प्राप्त होंगे। अब आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से DCF हम डाउनलोड करेंगे और DCF के एक एक बिंदु का क्या अर्थ है, किस तरह की जानकारी हमें उसमें एकत्र करके भरनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं अपने यूज़र नेम पासवर्ड से, कैप्चा कोड। इसके बाद लॉगिन बटन दबाते हैं। यहाँ पर डाउनलोड प्रीफिल्ड DCF एक नया ऑप्शन दिखने लगा है। क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस तरह से एक PDF डाउनलोड हो जाती है और इस PDF को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे शाला का प्रीफिल्ड DCF डाउनलोड होकर हमें दिखने लगेगा। चलिए आज के वीडियो में हम स्कूल प्रोफाइल और स्कूल सुविधा इन दो विषयों पर बात करते हैं कि इन पर हमें क्या डेटा एंट्री करना है और DCF में किस तरह के बिंदु हैं। शुरू करते हैं 1.1 से। यहाँ पर स्कूल का नाम एक बार आप देख लीजिए, आपके ही शाला का है। जिले का नाम और ब्लॉक का नाम, ग्रामीण, शहरी, पिन कोड नंबर एक बार इसकी भी जांच कर लीजिए। संकुल या जन शिक्षा केंद्र यानी क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, इसका नाम भी आपको यहाँ पर देख लेना है। विधानसभा क्षेत्र का नाम ये भी यहाँ एक बार देख लेना है। 1.19 भौगोलिक स्थान यानी यहाँ पर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसकी एंट्री इस कॉलम में करना है। प्रीफिल्ड डेटा में इसकी एंट्री आ रही है, इसका मतलब डेटाबेस में ये अक्षांश देशांतर पहले से भरे हुए हैं। एक बार आप अपने मोबाइल से निकाल लीजिए और इसका मिलान भी कर लीजिए। अगर इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है कि अक्षांश देशांतर किस तरह निकालते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें एक हमने लिंक दी हुई है, आप उस पर जाकर फोटो कैप्चर करिए, आपको वहां पर अक्षांश देशांतर दिख जाएंगे। इसके बाद स्कूल का संपर्क विवरण, मोबाइल नंबर, प्रभारी का और अपनी शाला का ईमेल एड्रेस। 1.11 यानी प्रभारी का विवरण, शाला का जो प्रभारी है उसका विवरण यहाँ पर भरना है। इसके बाद प्रभारी प्राचार्य का नाम आपको यहाँ भरना है और प्रभारी प्राचार्य का मोबाइल नंबर आपको इस वाले कॉलम में यहाँ भरना है। अब चलते हैं 1.12 यानी स्कूल की श्रेणी, इस वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर ये स्कूल प्राइमरी लेवल का है, इसलिए यहाँ पर प्राइमरी लिखा हुआ है। आपका स्कूल जिस भी कैटेगरी का होगा आपको उस कैटेगरी को यहाँ पर भरना है। एक बार मिलान कर लीजिएगा, अगर कहीं त्रुटि है तो उसको सही भी करना है। 1.13 स्कूल में निम्नतम और उच्चतम कक्षाएं, जैसे अगर प्राइमरी शाला है तो यहाँ पर कक्षा 1 उसकी न्यूनतम हो जाएगी और 5 उसकी उच्चतम हो जाएगी। अगला बिंदु है क्या प्री प्राइमरी सेक्शन स्कूल से जुड़ा हुआ है। यानी प्री प्राइमरी सेक्शन का मतलब यह है कि यहाँ पर KG1 KG2 या नर्सरी क्लासेस चल रही हैं। यहाँ पर आंगनबाड़ी सेंटर्स को ऐड नहीं करना है। अगर इस तरह से प्री प्राइमरी क्लासेस स्कूल के साथ चल रही हैं तो आपको यहाँ पर उत्तर देना है। चलती हैं तो हाँ लिखना है, अगर नहीं चलती हैं तो यहाँ पर नो करना है। इसके बाद 1.14 स्कूल का प्रकार। यहाँ पर स्कूल के प्रकार से तात्पर्य ये है कि ये स्कूल सिर्फ बालक के लिए है या स्कूल बालिका के लिए, या ये स्कूल को एजुकेशन है यानी इसमें बालक और बालिका दोनों पढ़ते हैं। यहाँ पर 1.14 में आपको उसका उत्तर लिखना है। 1.15 स्कूल का प्रबंधन यानी स्कूल का मैनेजमेंट, कौन स्कूल रन करता है, कौन स्कूल चला रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी गैर सहायता प्राप्त या केंद्र सरकार या अन्य। इस तरह से जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ये प्रबंधन आएगा। इसके बाद यहाँ नीचे प्रबंधन का कोड भी दिया हुआ है। आप यहाँ पर आप प्रबंधन का कोड देख सकते हैं। शिक्षा विभाग के लिए 1 कोड आएगा, आदिवासी कल्याण विभाग के लिए 2 आएगा, स्थानीय निकाय के लिए 3 आएगा। इसी तरह से केंद्रीय विद्यालय यानी सेंट्रल स्कूल 92 कोड पर आएगा, जवाहर नवोदय 93 पर आएगा, सैनिक स्कूल 94 पर आएगा, रेलवे स्कूल 95 पर। आगे चलते हैं 1.18 प्रतिवादी का विवरण। यहाँ पर प्रतिवादी से तात्पर्य है कि इस फॉर्म को वास्तव में भरने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, ये कौन व्यक्ति इस फॉर्म को भर रहा है उसका विवरण यहाँ पर लिखना है। कि नीचे उस व्यक्ति का नाम आएगा और उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर भरना है। अगला बिंदु 1.19 यानी स्कूल का स्थापना वर्ष। यहाँ पर आपको स्कूल का स्थापना वर्ष भरना है। स्कूल की मान्यता का वर्ष आपको यहाँ भर देना है।
इसके बाद क्या ये CWSN बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल है? अगर ये स्पेशल स्कूल है तो उसके लिए आपको हाँ नहीं में यहाँ पर उत्तर देना है। अगर स्पेशल स्कूल है तो फिर इसकी कैटेगरीज के हिसाब से आप उसका उत्तर देना है कि किस कैटेगरी का ये स्कूल है। 1.23 यहाँ पर शिफ्ट स्कूल का विवरण देना है कि क्या ये स्कूल शिफ्ट में चलता है, यानी स्कूल शिफ्ट में चलता है तो आपको यहाँ पर हाँ भरना है, और अगर एक ही समय में पूरा स्कूल चलता है तो यहाँ पर आपको नहीं भरना है। 1.25 क्या यह आवासीय स्कूल है? अगर यह आवासीय स्कूल है तो उसके भी ऑप्शन यहाँ नीचे दिए हुए हैं। 1 नंबर पूर्णतः आवासीय के लिए, 2 नंबर कोड है आंशिक रूप से आवासीय के लिए, और 3 नंबर गैर आवासीय के लिए। और अगर आवासीय है तो फिर आवासीय स्कूल का प्रकार भी आपको बताना पड़ेगा, और आवासीय स्कूल के प्रकार में इस तरह के ऑप्शन नीचे दिए हैं, आप DCF में इसको भी देख सकते हैं। अगला बिंदु 1.27 यहाँ पर दिया हुआ है कि अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, यानी जो भी मातृभाषा मदर लैंग्वेज है उसमें अगर स्टडी करी जाती है तो आपको यहाँ पर 1 और 2 में उसका उत्तर देना है, हाँ और नहीं में। 1.28 स्कूल में पढ़ाने का माध्यम यानी शिक्षा का माध्यम यहाँ पर लिखना है। उदाहरण स्वरूप अगर एक स्कूल 2 माध्यम में शिक्षा देता है, कुछ बच्चे हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पहले में एक माध्यम लिखा जाएगा, दूसरे में माध्यम 2 लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान ये रखना है जिस माध्यम के बच्चे ज्यादा होंगे उस माध्यम को पहले लिखना है और दूसरे माध्यम को बाद में लिखना है। अब यहाँ पर 1.29 विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा, और यहाँ पर 3 भाषाओं का नीचे उल्लेख करना है, यानी बच्चे जिस माध्यम में पढ़ते हैं उसके साथ साथ अन्य विषय जो पढ़ाए जाते हैं आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे अगर कोई हिंदी मीडियम स्कूल है तो उसमें दूसरी भाषा कौन सी पढ़ाई जाती है, विषय के रूप में अंग्रेजी सम्मिलित है, विषय के रूप में संस्कृत सम्मिलित है, विषय के रूप में उर्दू सम्मिलित है, इस तरह की कोई भी भाषा अगर सम्मिलित है। और यहाँ पे बच्चों की संख्या लिखना है कि कितने बच्चे इन भाषा को पढ़ते हैं। अगला बिंदु है नजदीकी सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी, इसको किलोमीटर्स में लिखना है। 1.32 क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है, और इसमें आपको बताना है कि कहीं बारिश में कोई रास्ता बंद तो नहीं हो जाता है, गर्मियों में कोई दिक्कत तो नहीं आती है, इस तरह से पहाड़ी एरिया तो नहीं है, यानी बच्चों के निवास और स्कूल के बीच में अप्रोच रोड अच्छी है। तो आपको यहाँ पर 1 और 2 इनमें से जो भी ऑप्शन है आपको यहाँ पर भरना है। 1.33 शिक्षण दिवसों की संख्या, और यहाँ पर गत शैक्षणिक दिवस 21-22 की बात की जा रही है, यानी पिछले वर्ष आपकी शाला कितने दिवस लगी उनकी यहाँ पर संख्या भरना है। 1.34 में कुछ इस तरह से बात की है कि बच्चों के लिए औसत स्कूल समय प्रतिदिन, यानी बच्चों के स्कूल में ठहरने के घंटों की संख्या। 1.35 अध्यापकों के लिए औसत कार्य समय, और यहाँ पर भी आपको संख्या लिखना है। 1.36 क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन लागू किया जा रहा है, और इसमें इसके भी उत्तर दिए हुए हैं। क्या CCE को लागू किया जा रहा है, और वर्ष के दौरान किए गए आकलनों की संख्या। इसी का बिंदु है क्या छात्रों का संचयी रिकॉर्ड रखा जा रहा है, यानी कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स जो बनाते हैं बच्चों का वो स्कूल संधारित करता है या नहीं करता है, आपको इसका उत्तर देना है। इसके बाद यदि संधारित किया जाता है तो उसको पेरेंट के साथ यानी बच्चों के माता पिता के साथ साझा किया जाता है, शेयर किया जाता है कि नहीं किया जाता है, उसका उत्तर भी आपको यहाँ पर देना है। खा बिंदु मूल्यांकन आइटम किसके द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, और इसमें स्कूल, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, इसका उत्तर आपको देना है। 1.37 शैक्षणिक सत्र कब शुरू होता है, यानी अगर आपका शैक्षणिक सत्र अप्रैल से शुरू होता है तो यहाँ पर 04 लिखना है। अब जो बिंदु आ रहे हैं 1.39 से 1.53 तक गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल द्वारा ही भरा जाएगा। 1.39 यहाँ पर क्या आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर है, अगर है तो फिर उस आंगनवाड़ी केंद्र का नाम लिखना है, उसमें कितने बच्चे और कितनी बच्चियां हैं, क्या कार्यकर्ता बाल शिक्षा से प्रशिक्षित है, अगर है तो क्या आंगनवाड़ी केंद्र में पर्याप्त शैक्षिक खिलौने, कठपुतली, खेल, बोर्ड गेम आदि हैं, ये भी उसको हाँ नहीं में यहाँ पर उत्तर देना है। 1.14 क्या बाल बाटिका सह स्थित आंगनबाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है, यहाँ पर भी आपको उत्तर हाँ नहीं में देना है। 1.41 क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित हैं, और हैं तो क्या ये विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं, यानी इस कॉलम का सिर्फ तात्पर्य आउट ऑफ स्कूल बच्चों से है कि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको हमने अगर एडमिट कर लिया तो उनके लिए क्या कोई विशेष प्रशिक्षण यहाँ पर संचालित किया जा रहा है, इसमें आपको हाँ नहीं का उत्तर देना है। इसके बाद 1.43 लर्निंग इनहेंस की बात यहाँ पर लिखी हुई है, इसमें शिक्षा सुधार या वृद्धि के लिए कितने बच्चे भाग ले रहे हैं उनका विवरण भी यहाँ पर देना है। गत शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूलों के दौरों का विवरण, यानी पिछले सत्र में
स्कूल के कितने निरीक्षण हुए। जैसे पहला कॉलम है शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या, आपको यहाँ पर भरना है। दूसरे में सीआरसी या बीआरसी द्वारा कितने निरीक्षण किए गए उसकी संख्या आप भर सकते हैं। और इसके बाद कितने जिला स्तर के अधिकारी हैं उन्होंने निरीक्षण किया, यहाँ पर ये भरना है। 1.41 क्या एसएमसी का गठन किया गया है। ये सारे हाँ नहीं के उत्तर हैं। और अगर एसएमसी का गठन किया गया है तो उसके बैठकों की संख्या यहाँ पर लिखना। एसएमसी या एसएमडीसी ने स्कूल विकास योजना तैयार की गई है, उसको भी हाँ नहीं में बताना है। 1.46 क्या स्कूल निर्माण समिति यानी स्कूल बिल्डिंग कमेटी का गठन किया गया है। क्या स्कूल ने अपनी अकादमिक कमेटी यानी एकेडमिक कमेटी का गठन किया है, तो उसको यहाँ पर हाँ नहीं में लिखना है। क्या स्कूल ने पीटीए का गठन किया है यानी पीपल टीचर एसोसिएशन का, तो हाँ नहीं में लिखना है। इसके बाद अगर गठन किया है तो उसकी बैठकों की संख्या आपको यहाँ पर देना है विगत सत्र की। 1.47 क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली यानी पीएफएमएस के तहत पंजीकृत है, इसको भी आपको हाँ नहीं में उत्तर देना है। और 1.48 यानी क्या ये स्कूल बहुकक्षा कक्ष है, तो इसमें हाँ नहीं करना है। यानी एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाए जाने वाले बच्चों की संख्या और कक्षाएं, यहाँ पर उसका विवरण भी आपको देना है। 1.49 क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर ये स्कूल संचालित है, तो आपको हाँ और नहीं में इसका उत्तर देना है। इसके बाद 1.52 यहाँ पर कुछ जानकारी एकत्रित की जा रही है, उसका भी विवरण हम आपको बता देते हैं। क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए टीएलएम उपलब्ध है। क्या स्कूल को गत शैक्षणिक वर्ष में ग्रेडेड सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई। यदि हाँ तो ग्रेडेड अनुपूरक सामग्री उपलब्ध कराने वाले बच्चों की संख्या। स्कूल में पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या। नेक्स्ट बिंदु है क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री, खेल और खेल उपकरण उपलब्ध है। अगला बिंदु है क्या स्कूल ने छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान की है। यदि हाँ तो उस माह का उल्लेख करें जिसमें वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 22-23 में छात्रों को यूनिफॉर्म प्रदान की गई थी। इसके बाद कुछ केपीआई इंडेक्स दिए हुए हैं, आपको वो भी यहाँ पर देख के भरना है। ये सारे कॉलम कुछ इस तरह से हैं कि अगर आप एक बार देखते जाएंगे तो भी आप इन कॉलमों को भर लेंगे। अब यहाँ पर खंड 1 का खा पॉइंट स्कूल की सुरक्षा से संबंधित है, जो सभी प्रकार के स्कूलों को भरना है। यहाँ पर देखिए आप सिर्फ मैं पढ़ता जाता हूँ और इन सभी के उत्तर आपको हाँ और नहीं में भरना है। क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना एसडीएमपी विकसित की गई। क्या स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट किया गया। क्या गैर संरचनात्मक सुरक्षा लेखा परीक्षा की गई। क्या स्कूल में सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध हैं। क्या अग्निशामक यंत्र स्थापित है। क्या स्कूल में स्कूल की सुरक्षा के लिए एक नोडल शिक्षक है। क्या छात्र और शिक्षक स्कूल सुरक्षा और आपदा की तैयारी में नियमित प्रशिक्षण ले रहे हैं। क्या आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पढ़ाया जा रहा है। क्या स्कूल को लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए अनुदान मिला है। यदि हाँ तो उसका विवरण यहाँ पे देना है। क्या स्कूल ने डिस्प्ले बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदर्शित किए हैं। क्या सभी शिक्षकों को प्रथम स्तर के परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है। इसके बाद यहाँ पर पीजीआई और अन्य संकेतक के रूप में कुछ पॉइंट्स हैं, आपको ये भी देख लेना है। 1.56 इनके बिंदु भी आप देखेंगे, जैसे क्या स्कूल किसी स्कूल के सभी शिक्षकों की तस्वीर प्रदर्शित कर रहा है, यानी जो आपका डिस्प्ले बोर्ड है उसमें आपके टीचर्स की फोटो लगी हुई है। क्या विद्यालय ने विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाना शुरू किया है। इस तरह से जो कॉलम है आप पढ़ते जाएंगे तो इसका हाँ नहीं में उत्तर आप आराम से दे देंगे। 1 घा इसमें वित्तीय वर्ष 21-22 यानी पिछले वर्ष के दौरान जो भी व्यय हुआ है उनका विवरण देना है, और ये भी कॉलम सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूलों के लिए है। इसके बाद इसका जो पार्ट 2 यानी खंड 2 है, ये भौतिक सुविधाओं इससे संबंधित है। यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से जानकारी भरना है। 2.1 कक्षा कक्ष है, जैसे निजी है, किराए पर लिए हैं, शासकीय है या किराया मुक्त भवन में शासकीय विद्यालय, इस तरह से जो भी पॉइंट दिए हैं आपको यहाँ पर इन पॉइंट में से जो भी उचित उत्तर है आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या, और यहाँ पर जितने भी ब्लॉक्स हैं आपको यहाँ पर उसकी संख्या लिखना है। और इसके बाद जो आप संख्या यहाँ भरेंगे उसका बाइफर्केशन, यानी उसमें से ही कितने पक्के ब्लॉक हैं, कितने आंशिक पक्के हैं और कितने कच्चे और कितने तंबू में हैं, ये उसका ही पार्ट है। यानी अगर ऊपर आप 10 लिखते हैं तो इन चारों बिंदु का टोटल 10 ही आना चाहिए। इसके बाद जीर्ण शीर्ण भवन की जानकारी भरना है और निर्माणाधीन भवन की जानकारी आपको भरना है। इसके बाद 2.3 है 4 दीवारी का प्रकार यानी बाउंड्री वॉल का, और यहाँ पर आपको बताना है कि किस तरह की बाउंड्री वॉल आपके स्कूल में है, पक्की है, कच्ची है, इस तरह से कांटेदार है, हेजेज है या कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। जो भी कोड यहाँ पर लिखे हुए हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पर उत्तर देना है।
अगला 2.24 है शिक्षण हेतु स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण। कक्षाओं की संख्या लिखी है और इसमें से कितने पूर्व प्राथमिक के हैं, कितने प्राथमिक और वर्तमान में कितने में उपयोग नहीं होता है। इस तरह से इसकी संख्या आपको भरना है। इसके बाद निर्माणाधीन कक्षों की संख्या और जर्जर हालत में कक्षों की संख्या, ये भी आपको यहाँ पर देना है। खा में स्थिति के अनुसार पठन पाठन कक्षा का ब्यौरा, यानी जो जानकारी आप ऊपर भरेंगे उसका ही विवरण। अगर कोई पक्का है तो अच्छी स्थिति में है, मामूली मरम्मत की आवश्यकता है या अधिक मरम्मत की आवश्यकता है, यानी इस पूरे टोटल को ऊपर की संख्या से मैच किया जाएगा। अतः जो भी संख्या आप कक्षी भरें उसको यहाँ पर एक बार मिलान जरूर कर लें। अगला बिंदु है स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं को छोड़कर अन्य कमरों की कुल संख्या। यहाँ पर उसकी संख्या भर देना है। क्या स्कूल में शौचालय है? यदि है तो हाँ नहीं में उसका उत्तर देना है, अगर है तो फिर उसका विवरण यहाँ पर आपको देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि CWSN शौचालय को छोड़कर इसकी संख्या कुल में भरना है, और कितने फंक्शनल हैं यानी जो चल रहे हैं, जो सही है, उसकी संख्या आपको यहाँ भरना है। लड़कियों के कितने हैं उसकी कुल संख्या भरेंगे, इसके बाद यहाँ पर फंक्शनल भरेंगे। अगले कॉलम में CWSN अनुकूल शौचालय सीटों की संख्या। यहाँ पर CWSN शौचालय की बात की जा रही है, यहाँ पर भी आपको बिल्कुल उसी तरह से विवरण भरना है। बिंदु खा में जो तालिका 2.5 का में दिए हैं उसके अनुसार कार्यात्मक शौचालय की कुल संख्या में से कितने में साफ सफाई के लिए बहता पानी उपलब्ध है, यानी इनमें से कितनी जगह वाटर सप्लाई है या नल लगे हुए हैं या पानी उपलब्ध होता है, वहां पर इसकी संख्या भरना है। इसी का गा नंबर कॉलम है, क्या शौचालय या मूत्रालय ब्लॉक के पास साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है, और यहाँ पर उसकी भरना है। क्या स्कूल परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है? अगर पीने का पानी उपलब्ध है तो हाँ भरना है, और अगर हाँ है तो फिर इस तरह से किस तरह का सोर्स उपलब्ध है आपको यहाँ पर हाँ नहीं भरना है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे 2 तरह के कॉलम है, यानी अगर हैंडपंप लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर हाँ भरना है, और अगर हैंडपंप कार्यशील है तो इसका हाँ भरेंगे, अगर हैंडपंप खराब हो गया है तो इसमें नहीं आएगा। क्या स्कूल के पास खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध है? यहाँ भी आपको हाँ नहीं में उत्तर देना है। क्या गत शैक्षिक सत्र यानी पिछले सत्रों में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया? इसमें भी आपको हाँ नहीं में उत्तर देना है, यानी पिछले सत्र के दौरान स्कूल में आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तो उसकी कुल संख्या और उस संख्या में से क्या मापदंड है आपको यहाँ उसको लिखना है। क्या स्कूल वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है? ये भी आपको बताना है। क्या स्कूल में थर्मल स्कैनर उपलब्ध है? इसका भी उत्तर आपको देना है। क्या प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है? इसका भी उत्तर हमें देना है। क्या विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक पहुंचने के लिए रैंप मौजूद है? स्कूल में रैंप सुविधा का विवरण यहाँ पर देना है, और इसके साथ में कुछ उत्तर और हैं, आपको इसके साथ वो भी देना है। क्या स्कूल में किचन शेड उपलब्ध है? 2.19 जो कॉलम है वो ये है कि क्या स्कूल में निम्न सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहला, स्कूल के प्रमुख प्रधान शिक्षक प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष, स्कूल के लिए अलग कक्ष। 2.22 कंप्यूटर या डिजिटल उपकरण की स्थिति। 2.23 क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है? क्या इंटरनेट सुविधा का उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, और अगर किया जाता है तो किस तरह किया जाता है उसका विवरण यहाँ पर इस टेबल में आपको देना है। क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है? अगर हाँ है तो उपलब्ध ई पुस्तकों या ई सामग्री की संख्या आपको यहाँ पर भरना है। प्रोफाइल और फैसिलिटीज वाले ऑप्शन में यहाँ तक एंट्री करना है। उम्मीद है आप इन 2 पार्ट को, खंड ए और खंड बी जो कि प्रोफाइल और फैसिलिटी से संबंधित है, आप समझ गए होंगे। इन सब के अलावा अगर कोई ऐसा बिंदु है जो हमें समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ही आपको ज़रूर दे देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।